गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को भाई गुड इवनिंग देगा। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ गई है, तो उसके बारे में हम लोग नोटिफिकेशन का सारी डिटेल लेके आए हैं, जिसमें हम आपको अवगत कराएंगे कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आपकी हाइट कितनी है, कितनी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ली गई है, इसमें आपका फिजिकल कैसा है, इसका सिलेक्शन कैसा होगा और इसका सिलेबस कैसा कैसा है और इसकी पे ग्रेड कितनी है, ये सारी बातें लेकर के आए हैं हम लोग। और इसमें आपको क्या होता है कि किस तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी बातें लेकर के आए हैं। हमारे साथ हमारे जीएस वाले सर लालचंद सर भी हैं, तो हम दोनों लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि सिलेबस इसका क्या है और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। आइए सर, इन सबको कुछ बताइए। आप सभी को अयोध्या की इन्फिनिटिव क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है हमारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सर ने आपको बताया कि रेलवे की नोटिफिकेशन हाल ही में आया है अभी, और तो उसकी वैकेंसी क्या है, सीटें क्या हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन है, किन किन बच्चों के लिए वो एलिजिबल हैं और आप तैयारी कब से करेंगे, सिलेबस क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आप चाहेंगे कि आप इस चीज़ को समझें, और अगर आप इसके आसपास कहीं रह रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आपका पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारी संस्था में आपका स्वागत है। वरना आप कहीं से भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने कैरियर के लिए कितने सशक्त हैं और क्या आपके पास जानकारी है। कभी कभी बच्चे होता है कि समझ ही नहीं पाते कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, किसके लिए नहीं एलिजिबल हूँ, मेरी क्या क्वालिटी है और कौन सी वैकेंसी आई है, फॉर्म कब आया है, कब भरा जाएगा, उसकी क्या डिटेल है। तो ये सारी डिटेल लेकर हम लोग आज इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और एक पूर्वांचल के सेक्टर में हम एक नया कल्चर शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे नेतृत्व विहीन हैं, कम से कम उनको नेतृत्व किया जाए, उनको बताया जाए, उनको अपनापन भी लगे और उनको पता चले कि हमारे बारे में कोई कुछ सोच रहा है, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका चिंतन कर रहे हैं कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हम लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने नई पहल शुरू की है। विगत वर्षों में जो वैकेंसियाँ आएंगी या जो आई हैं, उनके नोटिफिकेशन, उनके पे स्केल आप कैसे डाल सकते हैं, अपनी तैयारी कैसे करें, हमारे पास इसके बारे में जो भी अनुभव रहा है, सर के पास जो भी अनुभव रहा है, लगभग सर ने 2014 से क्लास पढ़ा रहे हैं लगभग, और उसका जो भी अनुभव रहा है वो पूरा अनुभव आपके साथ बिना कुछ छुपाए वो शेयर करेंगे और उस अनुभव का आप पूरा फायदा उठाएं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। और इसी के संदर्भ में आइए हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आरआरबी ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा आरआरबी की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी वाली, वो क्लियर हो चुकी है। और अभी इसी संदर्भ में वैकेंसी थोड़ा है, लेकिन यह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जितनी बड़ी जनसंख्या है, जिस हिसाब से फाइट है, तो वो तो रहेगा। वैकेंसी ये 40,000 आती तब भी फाइट होता, और ये 4,000 आई है तब भी फाइट होता। फाइट तो आपका हमेशा रहेगा, मतलब वैकेंसी चाहे जितनी होगी। अब ये डिपेंड करता है, जैसे आपको एक सीट चाहिए ना, तो आपको उस पर तैयारी करना होगा। अब किस दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी करते हैं, ये इस पर आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हैं कि आपको केवल अपने एक सीट से मतलब है। जहां आपने दिमाग में ये सोच लिया कि वैकेंसी ही कम आई है या सीट कम है, तो जब ये सोच लिया, जहां नकारात्मक व्यक्ति आया, जहां नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आया, आपके आसपास ऐसे हजारों लोग, क्या फॉर्म डालोगे यार, सीट ही नहीं है। बेटा, जिस दिन फॉर्म, आप 40,000 के वैकेंसी में भी बच्चे फॉर्म नहीं निकाल पाते, और बहुत सारे हमारे इसी संस्था से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 200 सीट में क्वालिफाई कर लिया है और 20,000 सीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जिस दिन पेपर आपके हिसाब से आ गया, आप एग्जाम में बैठे, पेपर आपके हिसाब से आ गया, आपका पेपर क्वालिफाई हो गया। ये कदापि मैटर नहीं करता कि वैकेंसी की मात्रा क्या है, ये बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका तैयार किया हुआ चीज आपके एग्जाम में फंसा क्यों नहीं फंसा। क्यों सर? मैटर तो यही मैटर करता है। आपका ये कि आपका एग्जाम आपके अनुरूप अगर आ जाता है, तो 5 वैकेंसी रहेगी तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आप अपने अनुरूप, आप अपना आपको खुद को बनाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठे हैं तो आपके एग्जाम के अनुरूप या एग्जामिनर आपसे पूछ के क्वेश्चन देगा, आपको उसके अनुरूप खुद बनना है। तो उसके लिए आपको दम लगा के मेहनत से तैयारी करनी होगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आइए जान लेते हैं। देखिए कि कितनी सीटें हैं और कैसे कैसे वैकेंसी है। तो ये देखिए, आप अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, आरआरबी ने कब जारी किया, 1 मार्च को जारी कर दिया। कल ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है। कल ही आपका ये कल आपका ये नोटिफिकेशन आया है। तो कल आपका ये नोटिफिकेशन आया, तो हम लोग आपसे इसके बारे में जानकारी देंगे। 1 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें कुल जो है वो 4660 पद हैं। इसमें कुल 4660 पद हैं, ठीक ना, जिसमें सब इंस्पेक्टर की भी है और कांस्टेबल की है, दोनों पद हैं आपके। कुल 4660 पद हैं इस पर।
जिनमें से आप देख रहे हैं कि 1 मार्च को जारी किया गया है। कब से फॉर्म भरा जाएगा? तो फॉर्म भरने जाने का डेट जो है ये 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। 15 मार्च से फॉर्म शुरू हो जाएगा और ये 14 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। 14 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 15 मार्च से फॉर्म शुरू होगा। टोटल पोस्ट कितने हैं? टोटल पोस्ट 4660 पोस्ट ये टोटल है। फॉर्म भरने का जो शुरुआती डेट है ये जो शुरू होगा वो 15 मार्च से शुरू हो जाएगा और 14 अप्रैल तक फॉर्म का लास्ट डेट चलेगा। ये तो हुआ फॉर्म की बात। अब आप बात करते हैं कि क्या क्या टोटल पोस्ट कितने हैं, कितने पोस्ट एसआई के हैं और कितने पोस्ट इसमें कांस्टेबल के हैं। तो जो कांस्टेबल के पोस्ट हैं इनमें आप देख रहे हैं जो टोटल कांस्टेबल के पोस्ट हैं इसमें देखिए जो कांस्टेबल के पोस्ट हैं वो लिखे हुए हैं कितने 4208 पोस्ट, यानी 4208 पद जो है 4208 पद हैं ये कांस्टेबल के पद हैं। और इसके लिए बस बहुत ही क्या एलिजिबिलिटी एरिया क्या मांगा हुआ है, टोटल मार्क्स देखिए आप 10वीं पास हो हाई स्कूल से, किसी भी बोर्ड से पास हो, बोर्ड मैटर नहीं करता, आप सीबीएसई बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से हैं, बस आप हाई स्कूल पास हैं, यानी आप हाई स्कूल पास हैं। और अगर आप एसआई के लिए फॉर्म डालते हैं तो टोटल जी ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप एसआई का फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ आपको क्या करेंगे, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए आपका किसी भी। 400 टोटल 452 पोस्ट हैं एसआई के लिए और आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, बस बैचलर डिग्री है, आप साइंस से, आप आर्ट हैं, इसके अलावा आप पीटी हैं, आप किसी भी से, आप ट्रेड से हैं, कॉमर्स हैं, कोई मैटर नहीं करता, बस आपने बैचलर डिग्री हासिल कर रखा है, यानी 3 साल की जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास है तो आप एसआई के लिए एलिजिबल हैं। और मात्र आपके पास हाई स्कूल है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं। भाई साहब फिर से बता दे रहे बच्चे, केवल मेरे बेटा आपको केवल 1 सीट चाहिए। आप अपने 1 सीट के लिए किसी भी गुमराह में मत आइए। जब भी कोई कुछ कहे, जब भी देखिए अगर आप जीवन में नकारात्मक हैं तो नकारात्मक व्यक्तियों से 1000 दूर रहिए। रिफ्लेक्शन का एक रूल कहता है, वो कहता है आई विल नॉट डू दिस, मतलब यू विल नॉट डू दिस, मतलब वो नहीं कर पाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप फॉर्म डालिए, अपना कर्म कीजिए, पेपर आपके हिसाब से आया आप निकल जाएंगे। ये रहा टोटल पोस्ट, 4208 पोस्ट के हैं कांस्टेबल के और 452 पोस्ट एसआई के हैं। इनमें से भाई 452 में से आपको एक ही लेना है। इसके बाद अगर नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो क्या फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म देखिए जनरल और ओबीसी के लिए जैसा कि पता है आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ क्षैतिज व्यवस्था है, तो आरक्षण की क्षैतिज व्यवस्थाओं में देखिए जैसे भी आरक्षण की क्षैतिज व्यवस्थाएं हैं उसी हिसाब से इकोनॉमिक व्यवस्थाएं में भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए जनरल और ओबीसी जो है उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस होगा वो 500 होगा। इसके अलावा सभी वर्ग एससी एसटी फीमेल एक्स आर्मी मैन इन सब के लिए जो फीस होगी वो मात्र 250 रुपए होगी, यानी 250 रुपए आपका फीस है। फॉर्म का ये फीस है जो कि जैसे रेलवे का होता है ना कि अभी तो फॉर्म का फीस ये 500 रुपया लेते हैं, जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस करते हैं, तो वो 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आएगा, लेकिन अभी जो फीस आपको देना पड़ेगा वो 500 रुपया देना पड़ेगा। यानी जब आप पेपर देंगे तो जब पेपर देकर आप वापस आएंगे तो ये फीस फिर आपका जो है लगभग 90% के आसपास ये वापस आ जाएंगे। और रेलवे फिर आपके वैकेंसी कराने के लिए फ्री टिकट की व्यवस्थाएं भी देती है, वो आप जान ही रहे हैं। तो बहुत ये फीस की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके कैरियर की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर बात किया जाए एज लिमिट की क्या है, तो अगर एज लिमिट है, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डालते हैं तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डालते हैं फॉर्म तो आप 18 से 28 वर्ष के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए। ये 18 से 28 25 था पहले, ये 18 से 25 था, बाद में इसको 3 साल का छूट बढ़ा के अब इसको 28 साल कर दिए। और सेम वही चीज ये 21 से 25 था, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 21 से 28 साल कर दिया, तो 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिला आपको। अब आप ये जान लीजिए ये चीज तो जनरल के लिए है, अब इसमें 3 साल ओबीसी और जोड़ ले और इसमें 5 साल एससी और जोड़ ले, इसमें ओबीसी एससी का आरक्षण नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 18 से 28 साल जर्नल एज है, यानी जो 3 साल छूट मिला ये सभी वर्ग को मिला होगा, तो जो सभी वर्ग को मिला है तो इसमें 3 साल आप जोड़ लीजिए ओबीसी और 5 साल एसटी जोड़ लीजिए और, यानी 28 3 31 लगभग ओबीसी पहुंच जाएगा और 28 और 5 यानी लगभग 34 के 33 लगभग 33 साल लगभग एससी पहुंच जाएगा। ये फॉर्म डालने का डेट है। सेम चीज यहाँ भी है, आप देख लीजिए अगर आप एसआई के लिए फॉर्म डालते हैं तो तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए था कितना वर्ष, 21 से 28 वर्ष। अब इसमें भी वही आरक्षण वाला रूल लागू है, इसमें भी वही आरक्षण वाला रूल, ये पहले 25 वर्ष रहा होगा, 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है तो 3 वर्ष और बढ़ा दीजिए, तो 3 वर्ष ओबीसी और बढ़ा देंगे और 5 साल और एससी और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके एज लिमिट। यानी इस एज लिमिट के लोग बच्चे फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है। जैसे आगे सर देख लीजिए,
आगे देखिएगा, ये पोस्ट का वही विवरण दिया हुआ है पोस्ट वाले की बात है, बैचलर डिग्री सारी बातें आपको दिया गया ये है। योग्यता वाली बात है, वही जो बैचलर डिग्री दिया हुआ है वो वही बात है, तो ये आप कोई दिक्कत है नहीं, ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन, अब आप जब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम होगा कैसे, सारा मैटर तो यही करेगा भाई, सारा सब कुछ तो यही मैटर करेगा। तो देखिए आपके जो पेपर के लास्ट चरण होंगे, जो पहला चरण होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा। वो आपसे क्या कराएगा, सीबीटी फर्स्ट का लाएगा। जो पहला चरण होगा वो आपका सीबीटी फर्स्ट का लाएगा। जो दूसरा चरण होगा वो आपका पीटी यानी कि जो शारीरिक टेस्ट होता है वो वाला होगा। और तीसरे वाले में आपका मापदंड, और उसके बाद फाइनल वाले में जानते हैं कि आप दस्तावेज यानी आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी टोटल 4 चरणों में फाइनल सिलेक्शन होने हैं। सबसे पहले अनिवार्य यही है कि आप अपना एग्जाम निकालें, और आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अगर आप इस कटाप में आते हैं, तो जब आप इस कटाप में आ जाएंगे तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि हर वैकेंसी में फिजिकल के लगभग 3 से 4 गुना बुलाया जाना एकदम तय है, यानी हर वैकेंसी के लिए। और जिनमें फिजिकल होती हैं, जिन वैकेंसियों में फिजिकल होती हैं, ये गुना हो सकता हो 10 गुना भी पहुंच जाए। जिन वैकेंसियों में फिजिकल की व्यवस्थाएं होती हैं, हम सबको पता है, सत्यापन में जब 3 गुना आज लगभग 8 गुना, आप समझ लीजिए कि अगर आप 8 गुना यानी कटाप से कम आपको 5 से 8 नंबर ऊपर रहना है, तब जाकर आप जो है फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप फिजिकल के बाद जाते हैं तो फिर आपका शारीरिक परीक्षण हो जाएगा, यानी मेडिकल, शरीर परीक्षण यानी मेडिकल, यानी आपका मेडिकल तय करेंगे। और मेडिकल के बाद फिर आपका जो भी आप फॉर्म डालते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जब आप लास्ट में सत्यापित कर रहे हैं वो सबके सब सत्य है कि नहीं सत्य है। तो जब आप ये फाइनल कर लेंगे तो वही जो आपने इंफॉर्मेशन दिया था फॉर्म भरने में, फिर वही इंफॉर्मेशन सर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है सत्यापन में कि आपने जो फॉर्म भरते वक्त जो इंफॉर्मेशन दिया था बोर्ड को, क्या वही आपने सच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आपने वही बताया है कि नहीं बताया। अगर आपने वही बताया तो ये फिर सत्यापन हो जाएगा, और सत्यापन के बाद फिर सीधा ज्वाइनिंग। इसके बाद अगर हम लोग इसके बात करें कि सिलेबस क्या क्या होगा, पेपर में क्या क्या आएंगे, तो देखिए जनरल अवेयरनेस का मतलब यहाँ जीएस नहीं दिया हुआ है, यानी आपको जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक्स पढ़ना है। इसे हम डायनेमिक जीएस कहते हैं। डायनेमिक जीएस का सीधा मतलब ये है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में जो घटनाएं घटित हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि गांधी जी के साबरमती आश्रम के हाल ही में 75 वर्ष पूरे हो गए स्थापना के, या मैं आपसे ये कह दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के हाल ही में 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अब ये हो सकता हो कि वो पूछ ले कि 75 वर्ष कब पूरे हुए, और 75 वर्ष जब पूरे हुए तो क्या क्या किया गया, या ये पूछ ले कि हाल ही में 75 वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पूरे हुए हैं तो इसके संबंध में आपसे इतिहास पूछ ले। बस इसी को हम डायनेमिक जीएस कहते हैं, इसी को डायनेमिक जीएस कहते हैं। यानी पिछले 3 से 4 साल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो स्टैटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, और इसी को आप बोलते हैं जर्नल अवेयरनेस, यानी जिसके बारे में आपको अवेयर होना अनिवार्य है। यानी जिसके, जैसे आपसे कह दे हाल ही में अंबेडकर जयंती मनाया गया, तो अब अंबेडकर के बारे की कोई पुस्तक पूछ ले, या इस जयंती पर सरकार ने कोई कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हो, कोई डाक टिकट जारी कर दिया हो सकता है उसके बारे में पूछ ले। बस यही चीज है, क्या है, जनरल अवेयरनेस। बाकी अर्थमेटिक के बारे में सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन इसमें देखिएगा तो 50 नंबर का आपका जीएस वाला हो गया, मतलब कि जीए वाला हो गया। उसके बाद आपका 35 नंबर का क्या हो गया, 35 नंबर का आपका क्या हो गया, आपका अर्थमेटिक हो गया यानी मैथमेटिक्स में हो गया। अभी हम सारी चीजें आपको दिए हैं कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी चीजें हम आगे विस्तार से आपको दिए हुए हैं। फिर अगला देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस यानी कितना हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन ये, यानी टोटल आपको 90 मिनट का समय है, और 90 मिनट में टोटल आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 120 क्वेश्चन करने हैं, और 120 क्वेश्चन के लिए आपको 120 नंबर का होगा, यानी जितने क्वेश्चन उतने नंबर का होगा। ठीक ना, इसमें माइनस मार्किंग आपको ध्यान रखना, इसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है, इसकी माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। नोटिफिकेशन में लिखा भी है, आप माइनस मार्किंग दे सकते हो, 1/3 या देखिएगा लिखा गया है यहाँ से, इसकी माइनस मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक ना, ठीक से ध्यान में रखकर करना है। और सबसे बड़ा जो पोर्शन है, जहां से सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, वो आपका जनरल अवेयरनेस ही है, जो सबसे लंबे सिलेबस भी हैं। आप सब जानते हैं जीएस के सबसे लंबे सिलेबस होते हैं, तो जनरल अवेयरनेस से यानी जीएस का रोल बहुत बड़ा है। और अगर आप इस हमारे संस्था में आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हम उसको बाकायदा पूरा कराएंगे। अनुभव रहा है, उस अनुभव का पूरा फायदा आप उठाएंगे। अगर आप संस्था तक पहुंचते हैं तो ये जरूर है कि आप कभी भी निराश होकर हमारी संस्था से नहीं जाएंगे, और ये मैं पूरा कराने की आपसे गारंटी लेता हूं। तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे,
जनरल अवेयरनेस के, यानी सबसे बड़ा पोर्शन जनरल अवेयरनेस का है। और जहां लड़कों की सबसे बड़ी मजबूरी है वो आप सब जानते हैं, पूर्वांचल में सबसे बेहतर मैथ में आप अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप एक बार अब तक आपने क्या पढ़ा है या आपने ऑफलाइन पढ़ा है ऑनलाइन पढ़ा है, अगर आप अर्थमेटिक के बारे में अपने आप को नापना चाहते हैं तो संस्था में आपकी एक बार स्वागत है। आप आकर इस बात का जजमेंट कर सकते हैं कि हम लोग क्या क्वालिटी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग की, ये 35 नंबर की है। और विगत वर्षों की जो कट ऑफ है इसके लिए हम लोग मेरिट लेकर आएंगे। अगला वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा कि पिछले विगत वर्षों में क्या क्या कट ऑफ आया है, उस पर हम लोग अभी बाद में बात किया जाएंगे। इसके बाद ये टोटल वही देखिएगा आपसे क्या है कि इसमें फिजिकल वाला दिया गया है कि फिजिकल कितना है। देखिएगा मेल के लिए है तो मेल के लिए आपका कितना है कि सब इंस्पेक्टर के लिए मतलब एसआई के लिए मेल के लिए आपका कितना कि 6 मिनट 30 सेकंड में कितना हो जाए 1600 मीटर आपको दौड़ना है। और देखिएगा जंप जो है वो 12 फीट की जंप है और हाइट जंप जो है वो 3 फीट कितना है 9 इंच है। ऐसा ही देखिएगा ये तो हो गया सब इंस्पेक्टर के लिए। ये फीमेल के लिए देखिएगा, फीमेल के लिए 800 मीटर है वही, और ये इनका समय जो होगा वो 4 मिनट है। और फीमेल की जो होगा लॉन्ग जंप वो 9 मीटर की है और हाई जंप जो है वो कितने मीटर की है 3 फीट की है। हाई जंप जो है वो 3 फीट की है और लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट की है, ठीक है ना। तो मेल के लिए 12 फीट की और ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 3 फीट 9 इंच की है। जो चार्ट लिखा हुआ था, पहला आपने पेपर दे लिया 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 120 क्वेश्चन हो गया, यानी कंप्यूटर आधारित आपका पेपर हो गया। अब आप पहुंचेंगे कहां पर, अपने फिजिकल वाले में, जो दूसरा वर्ष शारीरिक दक्षता। तो जब आप शारीरिक दक्षता में पहुंचेंगे तो शारीरिक दक्षता में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है, इसका मतलब कट ऑफ अलग अलग बनने हैं। मेल के लिए जो शारीरिक दक्षता है वो कितना है, तो वो आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर कितने 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। फिर आपको लॉन्ग जंप और हाइट यानी ऊंचाई वाले जंप दोनों मारने हैं। तो लॉन्ग जंप आपको 12 फीट मारना है और हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच मारने हैं। यही बीच अगर बच्चियों के लिए बात किया जाए, बहनों के लिए बात किया जाए, तो फीमेल के लिए हमारे कैंडिडेटों के लिए, हमारी बहनों के लिए क्या है, 4 मिनट में 800 मीटर उन्हें दौड़ना है। कितने मिनट में 4 मिनट में 800 मीटर उनको दौड़ना है। इसके अलावा उनको जंप भी मारना है, 9 फीट मारना है जंप और 3 फीट उनको मारना है हाई जंप, 3 फीट हाई जंप। ये शारीरिक दक्षता की बात हो गई है। इसके बाद यहां लोग बात करेंगे, अब ये सर बताएंगे आपको मैथ में क्या क्या दिया सिलेबस है। देखा आप ध्यान से इसमें मैथ का सिलेबस क्या क्या है, तो देखिएगा सारी चीजें हमने विस्तार से आपको बताया है कि मैथ में आपका टॉपिक जो है वो आपका कौन सा टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, उसके बाद होल नंबर्स है, डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन है, नंबर्स एंड प्रोपोर्शनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज है, यानी नंबर की प्रॉपर्टीज कितनी होती है, ठीक ना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस दिया गया है, ठीक ना। परसेंटेज दिया गया आपसे, रेशियो दिया गया, प्रोपोर्शनल दिया गया है, एवरेज दिया गया, इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया गया है, ठीक ना। प्रॉफिट एंड क्या दिया गया आपसे, लॉस दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है, टेबल एंड ग्राफ दे दिया गया है, मेंसुरेशन दिया गया है, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे दिया गया है। मतलब ये सारी बातें आपका मोटा मोटा आपका अर्थमेटिक दिया गया है। तो देखिएगा सारी की सारी बातें आपका अर्थमेटिक दी गई है, ठीक है ना। जीएस की रीजनिंग देख लीजिएगा, रीजनिंग में आपको देखिएगा सारी चीज एनालॉगिस दिया गया है, फिर स्पेशल दिया गया आपका जंबलिंग दिया गया, पैरा जंबलिंग दिया गया है, और आपका मेमोरी दिया गया है, डिसीजन मेकिंग दिया गया है, कॉन्सेप्ट रिलेशंस दिया गया है, ऑब्जर्वेशन देगा, अर्थमेटिक रीजनिंग दिया गया। देखिएगा ये वाला सेक्शन आपका देखिएगा मैथ में भी आता है और ये वाला आपका रीजनिंग में भी आता है। कोडिंग डिकोडिंग आ गया, मतलब सारी चीजें नॉर्मल वही रीजनिंग आपकी दी गई है जो आपका रीजनिंग में आता है। फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे जीएस की बात कर लेते हैं, तो जीएस में देखिएगा आपसे क्या दिया गया, सर आपसे बात करेंगे इसके लिए। देखिए जीएस के लिए जनरल अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि जनरल स्टडी नहीं दिया हुआ, तो बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है आपको। देखिए इतिहास दिया हुआ, क्या क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ड इतिहास नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारतीय इतिहास। और हम सब जानते हैं भारतीय इतिहास का 3 पार्ट, एशियन, मॉडर्न और मिडवन, और इनमें से सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, मॉडर्न का रहना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या रखना है, आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे बड़ी बात आप जानते हैं वो नृत्य पूछा जाएगा, खान पीन पूछा जाएगा और त्यौहार पूछे जाएंगे और मेले पूछे जाएंगे। ये आर्ट एंड कल्चर की बात हो गई। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं दिया गया है, यानी भारत का भूगोल दिया गया है और भारत के भूगोल से क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आने हैं, यहाँ ध्यान दीजिए इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इकोनॉमी नहीं लिखा हुआ है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में थोड़ा अंतर है, तो ये इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, मतलब आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछा जा सकता है। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था दिया हुआ है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों एक ही चीज है, संविधान पढ़ना आपको, पॉलिटी और राज्य व्यवस्था यानी संविधान दिया हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट, स्पोर्ट में क्या पूछा जाएगा, स्पोर्ट में बस पूछा जाएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा कप होता है और कौन कौन से प्रसिद्ध जो खिलाड़ी रहे हैं, पुरस्कार पूछा जाएगा।
कौन कौन से खेल में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन सा कप किससे संबंधित है, और अगर कोई बहुत अभी हाल ही में खेल हुए हैं तो कौन कौन से खेल कौन सा देश विजेता रहा है, यही सब सारी जनरल साइंस और जनरल साइंस भी दिया हुआ है। मेन बात है इसमें जनरल साइंस दिया हुआ है, और जनरल साइंस में तीनों साइंस आप सब जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आना है, तो तीनों ये आना है, तीन ठीक ठीक है। तो ये पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का, यानी सिलेबस बहुत लंबा नहीं दिया हुआ है, जबकि जनरल अवेयरनेस के आप देख सकते हैं बहुत लंबा सिलेबस नहीं दिया हुआ है, यानी इतिहास और उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट ये बहुत अधिक विविध इन्होंने नहीं डाला है। आप ध्यान से देखिएगा, जहां जनरल स्टडी आता है वहां इतिहास के साथ एक चैप्टर और लिखा रहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा रहता है, और दुनिया भर की पुस्तकें लिखी रहती हैं, आगे विविध लिख दिया जाता है, इसमें ईटीसी आगे लिखा भी गया है। इसके बाद वही दिया हुआ है, वही सारी चीजें दिया हुआ है, कांस्टेबल के लिए भी सेम सिलेबस है, बस हो सकता है लेवल में थोड़ा अंतर आ जाए, बाकी वे फिजिकल वाला है कि महिलाओं के लिए कितना, पुरुषों के लिए कितना, ये फिजिकल का डिटेल है बस। ये वैकेंसी के बारे में पूरा एनालिसिस था, नोटिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको सहायक होगा, और अगर ये आपको लग जाए तो ये जो हमारा अपना सुझाव है, हम लोग का जो अपना अनुभव रहा है, ये जरूर मानना है कि आप फॉर्म जरूर डालें, किसी की मत सुनिए। वो जबकि जब आपकी बात हो, जब लक्ष्य की बात हो, तो कहते हैं ना, जब लक्ष्य की बात हो तो मैं किसी का सुनता नहीं हूं, तो आप जिद्दी बन जाइए। कहते हैं यूं ही नहीं मिला है कुछ, यूं ही नहीं मिला है कुछ, एक उम्र इसी में बीता है, और बादल लाख समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। तो आपने अब बहुत कुछ इसी में गंवाया है, तो बस आप किसी की आप सुनिए मत, ठहर जाइए, ठहर कर आप फॉर्म डालिए, अपना काम कीजिए, ऊपर वाला बैठा है। अगर आपने मेहनत ईमानदारी से किया, वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत में अगर सच्चाई है तो मेहनत कहाँ नहीं सफल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ नहीं सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तेरे हर मुश्किल का हल होगा। तो अब बस आप अपना कर्म कीजिए, और कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ नहीं सफल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, तेरा भविष्य, तेरा वर्तमान ही तेरा क्या होगा, भविष्य होगा। तो अगर आप जो वर्तमान में कर रहे हैं वही आपका भविष्य होगा। किसी की सुनिए मत, फॉर्म डालिए, तैयारी कीजिए अपनी। चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायकफुल होगी, यानी बहुत होपफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, फिर मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में कि पिछली वाली कट ऑफ कैसे गई थी, कितना नंबर का कट ऑफ गया था, इसमें कितने लोगों को बुलाया गया था, सारी बातें हम जिक्र करेंगे। तो कब से एग्जाम कब तक होने वाला है और क्या पैटर्न है, और बीच में हम लोग वीडियो भी लाते रहेंगे। अगर आप बाहर हैं, हमारी संस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन वीडियो भी मिलते रहेंगे। उम्मीद है हम लोग पूरी प्रयास ये करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह ऑनलाइन कराएं, तो आप इस भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो अवध के धरती से हम ये वादा करते हैं कि आपको कुछ ना कंटेंट हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। हाँ, हमारी टीम अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो ये टीम बहुत बड़ी होगी। अगर आप हमारे साथ देंगे, अगर आपको कंटेंट ठीक लगेगा तो आप लोगों तक पहुँचाइएगा। चलिए, तब तक तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।